नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक पुरानी बात कही जाती थी, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। ये बात अंग्रेज़ों के ऊपर बहुत ठीक से लागू होती थी, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कोई स्पेसिफिक राजनीतिक दल की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक कोशिश है, या एक इस कोशिश ना भी बोलें, हो सकता है कि बिना जाने, लेकिन चीज़ें बट रही हैं, इंस्टीट्यूशंस बट रहे हैं, संस्थाएं बट रही हैं। और जैसे एक मैं बात शुरुआत करने से पहले आपसे कहूँ, शिवसेना का में अगर फूट हुई, अगर डिवीज़न हुआ, तो फ़ायदा किसका हुआ? तो मैं इस रेफरेंस से आज आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, और चाहे मीडिया जो अपने को चौथा खंबा कहती है, उसमें हो, एक डिवीज़न बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ गया है। सबसे पहले हम लोग बात शुरू करें लेजिस्लेचर की। आपको अगर याद हो तो मतलब ये 10-15 साल पुराने पहले ही बात थी कि ऐसा माना जाता था कि वकील के साथ अगर कोई जिससे हो जाए ना, तो सारे वकील एक हो जाते थे, सारे वकील। ये आपने देखा होगा। अब क्या सारे वकील एक होते हैं? जुडिशरी में हाल के दिनों में एक कॉमन चीज़ पे, अब वो स्पॉन्सर्ड है कि स्वतः पे प्रेरित है कि स्पॉन्टेनियस है, ये नहीं मालूम, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो इसको हवा दे ही रहा है। एक नूपुर शर्मा और तीस्ता सीतलवाद पे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का अपना जो भी हो रहा हो, और उस पे जो जुडिशरी है और ख़ास करके जो रिटायर्ड लोग हैं, वो बिल्कुल वर्टिकली उस पर डिवीज़न हो जाता है। और जब उसको अगर आप ध्यान से देखें तो क्यों हो रहा है और कौन किसकी तरफ से बोल रहा है, ये समझना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट का जो तीस्ता सीतलवाद जी का फैसला था, उसके लिए कुछ लोगों ने कहा था, और ख़ास करके उसमें जो लोकूर साहब थे, लोकूर साहब का उसमें बार बार ये कहना था, उन्होंने, अगर आप 28 जून की दी वायर में स्टोरी निकली है जिसमें मदन लोकूर साहब का एक डिटेल छपा है। मदन लोकूर साहब के बारे में बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, और इस समय वो फिजी का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज हैं, द फर्स्ट इंडियन जज टू बिकम जज ऑफ अ फॉरेन कंट्री। उन्होंने जो वायर का उस दिन किया, वो एक लंबा है, आप भी उसको चाहिएगा तो देख सकते हैं। वायर की 28 जून की स्टोरी है जिसमें मदन लोकूर साहब का लेख छपा है। उन्होंने उसमें बहुत बेसिक प्रश्न उठाए थे तीस्ता सीतलवाद की गिरफ्तारी को लेके और उनके FIR को लेके, क्योंकि वो बार बार ये पूछ रहे थे कि तीस्ता सीतलवाद की, उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन ही नहीं होता है कि किसको गिरफ्तार करो, किसको क्या करो। कंटेम्प्ट के केस में उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है, लेकिन इस तरह के जो उसमें था कि जिसने FIR की थी उसी को गिरफ्तार करो और ये करो, ये उसका जुरिसडिक्शन नहीं है। लेकिन सब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके नेक्स्ट डे जितनी तत्परता से FIR लॉन्च हुई, और उसमें जो कंटेंट है FIR का, उसने बहुत फ्रीली सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से ही लिया हुआ दिखाई देता है, ऐसा जस्टिस लोकूर कहते हैं। क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें उठाई हैं बेसिक। उन्होंने कहा है, जैसे उसमें कहा गया है कि फोर्जरी की है। फोर्जरी मतलब टेम्परिंग विद दी डॉक्यूमेंट्स। तो उनका कहना है कि अगर फोर्जरी है तो ये उन्होंने कहा किसी भी तरह से ATS उसमें नहीं आ सकता है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाला वो नहीं है कोई बनता है, लेकिन उसमें ATS लगा दी गई है इनके पीछे। उन्होंने उसको बहुत सिलसिलेवार की 6 पार्ट में कैसे वो है, उसको बहुत डिटेल में समझाया है। और जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन जो बार बार कहा जा रहा है कि तीस्ता सीतलवाद भी वो थी जो टू कीप द पॉट बॉइलिंग फॉर अल्टीरियर डिज़ाइन, कुछ इस तरह की बात कही थी, और फिर दे शुड बी ब्रॉट टू बुक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। उस पर उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि ये उनके लिए है कि नहीं है, और उसके उनके अपने कारण हैं कि क्यों तीस्ता नहीं थी और क्यों तीस्ता का नाम नहीं था, इत्यादि इत्यादि। अब इसके अगेंस्ट 190 लोगों ने कल, जिसमें एक्स जजेस, और ऐसा कहा गया कि एक्स जजेस और एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने दस्तखत किया है। उन्होंने कल ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना जो है वो राजनीति से प्रेरित है। वो एक्स जजेस और ऑफिसर थे। उसमें से 3 जजेस के नाम आए हैं। उनका मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि ये जज साहब लोग कौन हैं। जस्टिस RS राठौर साहब, जस्टिस SN ढींगरा साहब और जस्टिस MC गर्ग साहब। तो जो जस्टिस RS राठौर साहब हैं, ये सब लोग पोस्ट रिटायरमेंट में इनको क्या क्या मिला वो मैं बता दे रहा हूँ। ये जनवरी 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मेंबर बने,
ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वही है ना जो आपको याद है, श्री श्री जी का एक केस हुआ था जो उन्होंने यमुना में आके उत्पात मचाया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ 4-5 करोड़ का उनके ऊपर जुर्माना लगाया था। वो मेरे ख्याल में दिया कि नहीं दिया, लेकिन आज तक पता नहीं लगा। उस समय तक तो नहीं दिया था, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे वही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इनका एक चीज़ और बता दें, हालांकि व्यक्तिगत इनका है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये जब आज राष्ट्रीय मुद्दे पे इतने मुखर होके बोल रहे हैं, तो ये भी जरा समझ लीजिए कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था जब इनकी लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि माय फादर हु इज़ अ सिटिंग जज ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, वो मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, मेरी शादी नहीं होने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, ऑर्डर से इनकी लड़की सुप्रिया राठौर का उनके अपने मित्र सिद्धार्थ मुखर्जी से फिर विवाह हुआ था। ये हिंदू की स्टोरी है, आप अगर गूगल कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये मैंने इसलिए कहा कि ये आज देश की इतनी बुनियादी बातों पे हो रहे हैं, लेकिन महिला के स्वतंत्रता पे इनके ये विचार थे। दूसरे जस्टिस एस.एन. ढींगरा हैं। जस्टिस एस.एन. ढींगरा जो है वो तीस्ता के साथ साथ, तीस्ता वाले में तो अभी उन्होंने किया है, उन्होंने नूपुर शर्मा वाले केस में भी कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को कहा था कि इट इज़ इर्रिस्पॉन्सिबल, इलीगल और अनफेयर। ये उन्होंने नूपुर शर्मा में कहा था। इसको तो उन्होंने कहा ही कि अलोकतांत्रिक है, राजनीतिक से प्रेरित है, जिसमें दस्तखत किया है। इनका एक चीज़ बता दें जस्टिस एस.एन. ढींगरा का, इनके नूपुर शर्मा वाले केस में जिसमें इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है रिस्पॉन्सिबल, इलीगल, अनफेयर है, दिल्ली लॉयर्स ने जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से परमिशन मांगी है फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट जस्टिस एस.एन. ढींगरा। वो अलग बात है, लेकिन द प्रिंट की एक स्टोरी है 22 नवंबर 2017 की, आप गूगल कर सकते देख सकते हैं, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस ढींगरा को नियुक्त किया था फॉर मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ अ कंपनी 5 लाख रुपए पर मंथ पे। फॉर मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ अ कंपनी 5 लाख रुपए पर मंथ पे। और उस समय ये अपॉइंटमेंट कब हुआ था? 6 अप्रैल 2016 में, नई सरकार में। ये उसमें इनके ऊपर ये भी आरोप लगा था, जो प्रिंट की स्टोरी है, कि इन्होंने अपनी लड़की की फर्म को ही 15.5 लाख रुपए का काम दिया था, जो मतलब पेमेंट हुई थी। इनके ऊपर ये भी आरोप लगा था कि ये कंपनी के खर्चे पे अपनी पत्नी के साथ कई जगह घूमने घामने गए थे। खैर, तीसरे जज साहब जिन्होंने इस पे साइन किया वो जस्टिस एम.सी. गर्ग हैं। एम.सी. गर्ग साहब 29 दिसंबर 2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चेयरपर्सन ऑफ एपेलेट अथॉरिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए गए थे। मेरा कहना ये सारे तीनों लोग कहीं ना कहीं अनुग्रहित हैं सरकार से, तो इस तरह से दे आर पेइंग इट बैक। जुडिशरी को जो मैं कह रहा हूँ कि ये 2 में डिवाइड हो रही है, इसमें डिवीजन हो रहा है, और इसकी वजह से जुडिशरी की ताकत भी कम होगी। तो मेरा उस रेफरेंस में इसको कहना था, क्योंकि आपको एक चीज़ नहीं लगती है जुडिशरी को कैसे डिवाइड किया गया? जस्टिस कुरैशी की याद है ना? जस्टिस कुरैशी जो गुजरात हाई कोर्ट से आए थे और फिर किस तरह से उनको नॉर्थ ईस्ट भेजा गया था और उनको सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बनने दिया गया। वो 20-22 महीने तक जब रोहिंटन नरीमन साहब जज रहे, उन्होंने वो कॉलेजियम में अपना ही पुट हिज फुट डाउन। याद है, जुडिशरी को डिवाइड करने का काम हुआ है, और जुडिशरी अब आज की तारीख में लगता है कहीं ना कहीं डिवाइडेड दिखती है। एग्जीक्यूटिव की बात कर लें, आपको अजीब सा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, डी.एस. मिश्रा साहब, वो एक्सटेंशन पे हैं, उनकी सेवा खत्म हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी इस लायक नहीं मिला है ब्यूरोक्रेट जिसको चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए। इनको एक्सटेंशन पे रखा गया है। और जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है, जो दुर्गा शंकर साहब हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, ये अपना ये सब कागज़ पत्तर बता रहे हैं और ऑर्डर्स निकाल रहे हैं कि कैसे 50 साल की नौकरी वालों को कैसे रिटायर कर दिया जाए, इत्यादि इत्यादि। ये भी एग्जीक्यूटिव को ठीक से बांटने की चाल है, क्योंकि जिसका अगर आप दुर्गा शंकर मिश्रा जी को ले आके यहाँ बिठा दिए हैं, तो बहुत से पूरी लाइन जो है, जिन लोगों को चीफ सेक्रेटरी बनने की जो कतार में खड़े थे, वो सब कहीं ना कहीं वो नहीं बन पाएंगे, उनका प्रमोशन नहीं होगा। तो आप एग्जीक्यूटिव को भी बिल्कुल कमिटेड एग्जीक्यूटिव की तरह डील कर रहे हैं। अब जरा लेजिस्लेचर की भी बात कर लें, क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, शिवसेना का मैंने आपको शुरू में ही उदाहरण दे दिया था कि शिवसेना को जिस तरह से डिवाइड करके फ़ायदा हुआ है। एक चीज़ और है, अब धीरे धीरे ये काम हो रहा है कि ऑपोजिशन होना ही नहीं चाहिए। गोवा में अच्छी खासी सरकार चल रही थी, कांग्रेस को तोड़ने की इस समय क्या ज़रूरत थी? यूपी में सरकार ठीक है, बड़ी मेजॉरिटी है, तो ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव, इन सबको तोड़ने की क्या ज़रूरत है? ये मैं प्रश्न इसलिए उठा रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत है, और इसलिए है कि देयर शुड नॉट बी एनी ऑपोजिशन। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में विधान परिषद में
पहली बार देयर इज नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन रह ही नहीं गया एज अ ग्रुप। तो अब लोग कहेंगे क्या इसमें भाजपा की गलती? नहीं, भाजपा की गलती नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उसमें ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो लेजिस्लेचर है, वो केवल तनख्वाह की बात को छोड़ के बाकी किसी भी जगह पे देश की कोई भी बात आती है एक तरफ खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी मीडिया की। देखिए, जुबैर का तो सबको पता है कैसे उसको किया जा रहा है, मीडिया को डराने के लिए है, नहीं है। मीडिया को किस तरह से बांट दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोटे तौर पे सरकार के साथ है, मोटे तौर पे। सोशल मीडिया मोटे तौर पे सरकार से प्रश्न पूछ रहा है। और अभी तो एक भाई साहब, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक बहुत सीनियर है सुधीर चौधरी साहब। सुधीर चौधरी साहब ने जब जी से इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा मैं एक अपना कोई बड़ा वेंचर करने जा रहा हूँ और मैं उसमें करूँगा। इसलिए वो बड़ा वेंचर आज तक था, तो या तो वो आज तक में उसके साथ आए एजेंडा के साथ कि वो कुछ अपना उनका वेंचर है, वो क्या वेंचर है नहीं मालूम। दूसरी जगह मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवीजन के साथ साथ सुधीर चौधरी जी की एक क्यों झूठ बोलते हैं लोग भाई। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरे साथ जो यूनिवर्सिटी के लोग होंगे, नाम नहीं लूँगा क्योंकि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वकील था और टाइटल श्रीवास्तव था। और फिर मैं जब दिल्ली रहा तो एक मेरे राजनीतिक मित्र थे सिन्हा साहब, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि पूरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं। ये लोग कंपल्सरी झूठ बोलते थे। मतलब अगर ये दिल्ली से आ रहे हैं, आप इनसे पूछिए कहाँ से आ रहे हो, कहेंगे बम्बई से। अगर आप इनसे, मतलब ये झूठ बोलना ही बोलना है। उसी तरह से शायद ये कहने भाई अगर आप जी छोड़ रहे थे, आप कहने क्या दिक्कत थी, मैं कहीं और ज्वाइन करूँगा या छोड़ रहा हूँ, नहीं मैं अपना एक वेंचर करने जा रहा हूँ। और तो वो जो एक बार बार झूठ बोलो, तो ये जो बात आती है वो, और ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ कि केवल डिवीजन ही नहीं हो रहा है, एक देश को एक तरह की दिशा दी जा रही है जहाँ पे सब लोग गुस्से में रहें। उसका एक परिणति आपने देखी ना अभी। एक तो देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके एम्बलम को इतनी जल्दी क्या थी, लोकसभा जो नई लोकसभा बन रही है उसके ऊपर लगाने की, चलिए आपने बनाया भी, उसके प्रतीक चिन्ह को ही आपने बदल दिया है। अब वो एंग्री लायन है। जो पुराने जो शेर थे वो नहीं थे, अब उसके दांत मतलब दहाड़ता हुआ खूंखार लायन, वो एंग्री दिखाने की जरूरत है। हनुमान जी जो हम सब लोगों के भाई कहीं ना कहीं हमारा कष्ट हरते हैं, संकट हरते हैं, उनको एंग्री हनुमान कर दिया गया है। जय सिया राम जो एक अभिवादन का अच्छा वो था, हो गया जय श्री राम, वो अब वॉर क्राई हो गई है। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हमारे एक साथी हैं वो कह रहे थे कि भाई अगर देश एंग्री लॉयन से है तो फिर तो कुछ शिकार करता हुआ लॉयन दिखा देते। अब लॉयन चेंज ही करना था, अगर आपको इससे लगता है कि देश की दिशा और दशा बदलेगी तो लॉयन वो कर देते। क्योंकि चलते चलते सिर्फ एक बात कहूँगा, ये एंग्री करते हुए ना कि हर चीज़ एंग्री लॉयन एंग्री, हमारी जो एक मंत्री महोदया हैं वो हरदम ही गुस्से में रहती हैं। क्यों गुस्से में रहती हैं नहीं समझ में आता है। मतलब उनको क्यों गुस्सा रहता नहीं मालूम, हरदम गुस्से में भाई। तो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कहीं पब्लिक ना एंग्री हो जाए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बताऊँ, आम जन एंग्री हो जाता है ना। उसी गुजरात में 1974 में आम जन एंग्री हो गया था। इलेक्टेड पूरी मतलब सरकार कांग्रेस की जिसके पास पूरा बहुमत था उसको उखाड़ फेंका था जब वो वहाँ का युवक गुस्सा हुआ था। और अभी जो चल रहा है श्रीलंका में, पूरी बहुमत की सरकार, पूरा कंट्रोल, पूरा राष्ट्रवाद, पूरी तरह से मतलब उसको क्रश कर देने वाला जो भी डिसेंट उठता था। लेकिन अभी जब आम जन गुस्सा हो गया है तो वो संभाला नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत गुस्सा कराना, बहुत एंग्री यंग मैन, एंग्री लायन, एंग्री हनुमान ठीक नहीं है। नेतृत्व वाला रहे, नफरत ना रहे, आपस में ठीक से रहें। और डिवाइड एंड रूल लॉन्ग टर्म में कभी भी किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं है। थैंक यू सो मच।